नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम भारत के 2 ओलंपिक मेडल्स में छिपे हुए एक बहुत बड़े संदेश का डीएनए टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये 2 मेडल्स आपसे, हमसे और पूरे देश से कुछ कह रहे हैं। ये मेडल हमारे देश के पुरुष प्रधान समाज से कह रहे हैं कि नारी में बहुत शक्ति होती है और ओलंपिक्स में मेडल जीतने के मामले में भारत अब एक स्त्री प्रधान देश बन चुका है। ये मेडल कह रहे हैं कि हमारे समाज में लड़कों के लिए दूध और घी की नदियां बहाई जाती हैं और अक्सर पढ़ाई से लेकर खुराक तक हर चीज में लड़कियों के साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी मेडल लड़कियां ही जीतती हैं। ये मेडल आपसे कह रहे हैं कि जमाना बदल चुका है, इसलिए पुरुष प्रधान समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और बेटियों को उनके हिस्से का सम्मान देना ही होगा। उन्हें आगे बढ़ाना होगा और उनका ख्याल रखना होगा। आज ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु और शानदार प्रदर्शन करने वाली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का भारत लौटने पर जबरदस्त स्वागत हुआ है। आज देश की इन बेटियों को लोगों ने वो प्यार दिया है जो इससे पहले सिर्फ क्रिकेटर्स को ही मिलता था। ये सोच के स्तर पर आया एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे हमें जारी रखना है, जिसका विश्लेषण हम तस्वीरों और तथ्यों के आधार पर आज करेंगे। ये नारी शक्ति पर आधारित एक जरूरी डीएनए टेस्ट है, इसलिए हमारी आपसे अपील है कि अपने घर की महिलाओं को आज का ये विश्लेषण जरूर दिखाएं। इसके साथ ही हम पुरुषों से भी ये अपील करेंगे कि वो इस विश्लेषण के दौरान कही गई बातों को बहुत ध्यान से सुने और हो सकता है हमारे डीएनए टेस्ट के दौरान कही गई बातें पुरुषों को चुभ जाएं, लेकिन अगर आप इन बातों की गहराई में जाएंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ये सिर्फ सत्य को स्वीकार करने और आत्ममंथन करने का एक बेजोड़ मौका है इस देश के पुरुषों के पास। इसके बाद हम आपको पूर्व दिशा में देश के सबसे सहनशील राज्य अरुणाचल प्रदेश में लेकर चलेंगे। ये एक ऐसा राज्य है जिसकी आंखों के सामने चीन की चमक दमक है और उनके पैरों के नीचे सख्त सच्चाइयों वाली जमीन है। लंबे समय से विकास के विटामिन के लिए तरस रहे अरुणाचल प्रदेश को विकास से जोड़ने वाला 2000 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क अब मिलने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के लोग 69 वर्षों से सहनशील बने हुए हैं और वो कभी देश छोड़कर जाने की बात नहीं करते, ना ही कभी भारत विरोधी नारे लगाते हैं और ना ही कभी बंदूक उठाते हैं, क्योंकि भारत प्रेम अरुणाचल प्रदेश के लोगों के डीएनए में है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमने आज अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के पास रहने वाले लोगों की उम्मीदों का एक डीएनए टेस्ट किया है। और आज हम देश के 12 राज्यों के लोगों की बाढ़ वाली मुसीबत का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। इस विश्लेषण में बहुत सारा पानी है और बहुत सारी परेशानियां हैं जो आपको भी आज देखनी चाहिए, क्योंकि अगर इस देश के 50 लाख लोग दुखी हों तो फिर आप चैन से कैसे सो सकते हैं। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संविधान के दायरे में बातचीत से ही कश्मीर का तनाव खत्म किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलकर पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। हमने इस बात पे जोर दिया कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो एक सियासी मसला है, लेकिन अगर सियासी तौर इनका हल खोज के निकाला नहीं जाता तो बार बार हमसे यही गलती होगी, यही छूट होगी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि घाटी में साजिश के तहत बच्चों और नौजवानों का इस्तेमाल हो रहा है। खुद ये छुपे हुए हैं, खुद ये अपने घरों में रहते नहीं हैं, बल्कि इन्होंने बच्चों को और नौजवानों को आगे कर दिया है। जो चीज बंदूक से हल नहीं हुई वो पत्थर से भी हल नहीं हो सकती। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि कश्मीर की हालत राजनीतिक तरीके से सुलझाई जानी चाहिए, हर मसले का न्यायिक हल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर पाकिस्तान ने बागी बलोच नेताओं पर केस दर्ज कर लिया है। बलोचिस्तान के 3 नेताओं बरहमदाग बुख्ती, हरबियार मारी और करीमा बलोच के खिलाफ पाकिस्तान में केस दर्ज हो गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बलोचिस्तान का जिक्र किया था। बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बलोच नेताओं पर पाकिस्तानी पीनल कोड की धारा 120, 121, 123 और 353 के तहत देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मामला दर्ज हुआ है।
ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु और ब्रॉन्ज मेडल विजेता रेसलर साक्षी मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और शूटर जीतू राय को भी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा। पहली बार एक साथ 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न सम्मान दिया जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे खेल रत्न अवार्ड और नंदी सर को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। 3 लड़कियों को जो ये राजीव गांधी खेल रत्न दिया, ये बहुत ही अच्छी पहल की है और इससे हमारे बच्चों को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अर्जुन अवार्ड के लिए क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, एथलीट ललिता बाबर और मुक्केबाज शिव थापा समेत 15 खिलाड़ियों को चुना गया है। साथ ही 6 कोच द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चुने गए हैं। सभी खिलाड़ियों को 29 अगस्त को खेल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। रियो में सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का हैदराबाद लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। गच्चीबोवली स्टेडियम में सिंधु और उनके कोच गोपीचंद का सम्मान किया गया। Olympics is very big because it was my dream and I did it. So. मेहनत बहुत साल करने की आवश्यकता रहती है और जानने वाला कोई सही गाइड करने वाला रहना चाहिए। ये 2 चीज कांस्टेंट है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का भी अगरतला में जोरदार स्वागत हुआ। रियो ओलंपिक में मैराथन दौड़ने वाली खिलाड़ी ओपी जयशा ने आरोप लगाया है कि मैराथन के दौरान उन्हें पीने का पानी तक नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गईं। जयशा ने कहा कि हर देश अपने खिलाड़ियों को चीयर अप कर रहा था, लेकिन भारत की डेस्क पर ना कोई अधिकारी था, ना देश का झंडा। हम लोग भाग रहे, इंडिया का एक फ्लैग बस उधर में नहीं दिख रहा था। हर कंट्री का फ्लैग रह के कोई एथलीट मीन्स हमको कितना भी हम थक गया, अपना फ्लैग देखने में तो बहुत पावर मिलता है। जयशा दौड़ पूरी करते ही बेहोश हो गईं और करीब 3 घंटे के इलाज के बाद उनकी तबीयत ठीक हुई। रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है कुछ वाटर ड्रिंक्स, गेटोरेड हो, हनी हो, इस तरह की ड्रिंक्स। और लोगों को वो देख रही हैं, दूसरे टेबल से वो उठा नहीं सकती है, नहीं तो बैन हो जाए, मतलब बाहर हो जाएंगी। तो और अपना टेबल खाली देख रही है, झंडा लगा हुआ है, तो ये क्या है? जेएनयू में रेप का आरोपी और छात्र संगठन आयसा का पूर्व सदस्य अनमोल रतन अब तक पकड़ा नहीं गया है। अनमोल रतन के खिलाफ पीएचडी की एक छात्रा ने वसंत कुंज थाने में रेप का केस दर्ज कराया है। तबीयत खराब होने की वजह से पीड़ित का बयान आज दर्ज नहीं हो पाया। कल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका बयान दर्ज किया जाएगा। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने वाइस चांसलर से आरोपी अनमोल के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। एबीवीपी ने भी अनमोल रतन को जेएनयू से बाहर निकालने की मांग की है। जो आयसा है, जो वामपंथी संगठन है, हमेशा से ये लोग ऐसे ही लड़कियों का शोषण करते आए हैं, चाहे ये इनके सीनियर एक्टिविस्ट हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आयसा का पुराना एक्टिविस्ट था। हम उसके साथ कोई संपर्क में नहीं है, हमको नहीं लगता हमको उसके साथ कोई संपर्क में रहना चाहिए। आरोप है कि अनमोल ने छात्रा को फिल्म की सीडी देने के बहाने 20 अगस्त को हॉस्टल में अपने कमरे में बुलाया और नशीला ड्रिंक पिलाकर रेप किया। शिकायत करने पर अनमोल ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी। रेप आरोपी अनमोल रतन जेएनयू से सेंटर फॉर सोशल साइंस में पीएचडी कर रहा है। दिल्ली में 2009 के जिगीशा घोष मर्डर केस में 3 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी रवि कपूर को फांसी के साथ 20,000 रुपए जुर्माना, दूसरे दोषी अमित शुक्ला को फांसी के साथ 1 लाख रुपए और बलजीत मलिक को उम्र कैद के साथ 3 लाख का जुर्माना लगाया है। बहुत सारी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, जजमेंट्स को देख के उसको हम देखेंगे, चैलेंज करेंगे और डेफिनेटली वी विल अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट। 14 जुलाई को कोर्ट ने रवि, अमित और बलजीत को हत्या, अपहरण और लूटपाट की धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। 28 साल की जिगीशा घोष को ऑफिस से लौटते वक्त वसंत विहार में उसके घर के बाहर से किडनैप किया गया था। नोएडा के एक बीपीओ में काम करने वाली जिगीशा की लाश 21 मार्च को हरियाणा के सूरजकुंड के पास से मिली थी। बीएसपी के पूर्व सांसद ब्रिजेश पाठक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। ब्रिजेश पाठक के मुताबिक यूपी को बचाने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है। उत्तर प्रदेश को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। ब्रिजेश पाठक उन्नाव के सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। ब्रिजेश पाठक बीएसपी के ब्राह्मण चेहरों में माने जाते थे। खास बात यह है कि एक दिन पहले वो आगरा में मायावती की रैली को कामयाब बनाने में जुटे हुए थे। समाजवादी पार्टी में एक बार फिर घमासान मच गया है। पार्टी नेता अमर सिंह ने राज्यसभा से इस्तीफे की धमकी दी है।
अमर सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव से सलाह मशवरे के बाद वो सीधे राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को इस्तीफा सौंपेंगे। अमर सिंह के मुताबिक पार्टी के फैसलों में उनकी राय नहीं ली जाती और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। कई साल तक समाजवादी पार्टी से बाहर रहने के बाद इसी साल जून में उन्हें पार्टी में राज्यसभा सांसद बनाया था। यूपी से आज पुलिस जुल्म की 3 तस्वीरें सामने आईं। कानपुर में पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया, जिसमें महिलाओं पर भी डंडे बरसाए गए। जमीन पर अवैध कब्जे के बाद शुरू हुए विवाद में लोगों ने आज पुलिस चौकी का घेराव किया था। पुलिस चौकी में तोड़फोड़ के बाद लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। यूपी के बिजनौर में एक बेहोश व्यक्ति की पुलिस ने बेवजह पिटाई की। सड़क किनारे पड़े बेहोश शख्स को 2 पुलिस वालों ने पानी डालकर होश में लाने की कोशिश की। उसके बाद उस आदमी की मदद के बजाय पुलिस वाले उसकी पिटाई करके वहां से चले गए। बहराइच में एक पुलिस वाले ने जिला अस्पताल में पानी बेचने वाले 2 मासूमों को पीट दिया। दोनों बच्चों से उठक बैठक कराई, गालियां दी और थप्पड़ भी मारा। देश के 5 राज्यों में बाढ़ के हालात पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। पीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाव और राहत सामग्री मुहैया कराने का भरोसा दिया। मैं यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और एमपी में बाढ़ प्रभावित लोगों की सलामती की दुआ करता हूँ। केंद्र हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। उम्मीद है हालात जल्द बेहतर होंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान से फोन पर बात करके हालात की जानकारी दी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। यमुना नदी भी उफान पर है। डीएनए में आज का ये विश्लेषण इस देश की तमाम महिलाओं को समर्पित है और इसकी शुरुआत हम आज की सबसे पॉजिटिव खबर से करेंगे। आज ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु और शानदार प्रदर्शन करने वाली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का स्वदेश लौटने पर जबरदस्त स्वागत हुआ है। आज देश की इन बेटियों को लोगों ने वो प्यार दिया है जो इससे पहले सिर्फ क्रिकेट के खिलाड़ियों को ही मिलता था। ये सोच के स्तर पर आया एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसका विश्लेषण हम तस्वीरों और तथ्यों के आधार पर आज आपके लिए करेंगे। भारत ने रियो में 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं और ये 2 मेडल्स आपसे, हमसे और पूरे देश से कुछ कह रहे हैं। ये मेडल हमारे देश के पुरुष प्रधान समाज के मुंह पर एक तमाचे की तरह है। इन मेडल्स में ये संदेश छिपा है कि नारी में बहुत शक्ति होती है और ओलंपिक्स में मेडल जीतने के मामले में भारत एक स्त्री प्रधान देश साबित हुआ है। हमारे समाज में लड़कों के लिए दूध घी की नदियां बहाई जाती हैं और अक्सर पढ़ाई से लेकर खुराक तक हर चीज में लड़कियों के साथ भेदभाव करते हुए लड़कों को ही हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी मेडल्स लड़कियां ही जीतती हैं। इसलिए रियो ओलंपिक्स में जीते गए 2 मेडल ये कह रहे हैं कि जमाना बदल चुका है। इसलिए पुरुष प्रधान समाज को अपनी सोच बदलनी होगी और बेटियों को उनके हिस्से का सम्मान देना ही होगा। उन्हें आगे बढ़ाना होगा और उनका ख्याल रखना होगा। भारत में हर महिला किचन और घरेलू कामकाज की जिम्मेदारियों के साथ जन्म लेती है और ये बात उसके पालन पोषण में आपको साफ नजर आएगी। हमारा पुरुष प्रधान समाज उसके हाथों में चूड़ियां ही देखना चाहता है, बैडमिंटन का रैकेट नहीं। और देश की अधिकांश महिलाएं किसी रोबोट की तरह पुरुष प्रधान समाज के रिमोट कंट्रोल के मुताबिक चलती रहती है। लेकिन जब भारत की नारी इस छवि और नियंत्रण को तोड़कर बाहर आती है तो वो पुरुष प्रधान समाज की आंखों में खटकने लगती है और उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। आज भी हमारे समाज की सोच पर प्रहार हुआ है, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं परफॉर्मेंस के मामले में न सिर्फ पुरुषों के मुकाबले काफी आगे निकल चुकी हैं, बल्कि वो कदम कदम पर पुरुषों को चुनौती भी दे रही हैं। ओलंपिक्स में जीत हासिल करने के मामले में देश की बेटियों ने वो किया है जो बेटे नहीं कर पाए। इसलिए आज का दिन बेटी और बेटे के बीच फर्क करने वाली सोच पर सवाल उठाने का दिन है। हो सकता है हमारे डीएनए टेस्ट के दौरान कही गई बातें पुरुषों को चुभ जाएं, लेकिन अगर आप इन बातों की गहराई में नहीं जाएंगे तो समझ जाएंगे कि इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ये सिर्फ सत्य को स्वीकार करने और आत्ममंथन करने का एक बेजोड़ मौका है आपके पास। सबसे पहले मैं आज 3 तस्वीरों का जिक्र करना चाहता हूं। पहली तस्वीर रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की है। तीसरी तस्वीर भारत की जिम्नास्ट दीपा कर्माकर की है
और बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वर्ष 2007 की है, जब भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका में खेले गए पहले वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट को जीतने के बाद देश वापस लौटी थी। उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम का मुंबई की सड़कों पर भव्य स्वागत हुआ था और तब से लेकर अब तक भारत में महिलाओं की स्थिति में जमीनी स्तर पर कोई सुधार हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक और PV सिंधु के प्रदर्शन ने भारत के पुरुष प्रधान समाज की सोच पर प्रहार जरूर किया है। आज की तारीख में भारत की इन बेटियों की जमकर तारीफ हो रही है, जिसकी तस्वीरें हमें त्रिपुरा से लेकर तेलंगाना तक देखने को मिली है। रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली PV सिंधु ने आज जैसे ही भारत की जमीन पर कदम रखा, उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया जैसे आज से पहले तक सिर्फ क्रिकेट की टीम का ही हुआ करता था। ये देश की मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। PV सिंधु की विक्ट्री परेड हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई और गच्ची बावली स्टेडियम पर खत्म हुई, और इस दौरान भारत की चैंपियन बेटी मुंबई से मंगाई गई एक खास डबल डेकर बस पर सवार थी। उन्होंने 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटों में तय की और देश की बेटी के स्वागत के लिए कदम कदम पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। ये शायद अपने आप में पहला ऐसा वाकया होगा जब क्रिकेट के अलावा किसी दूसरे खेल के चैंपियन खिलाड़ी का इस तरह से हमारे देश में स्वागत हुआ है। तस्वीरें अपने आप में सारी कहानी आपको बयां कर रही है। और कुछ इसी तरह का भव्य स्वागत त्रिपुरा में भारत की जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को भी मिला। वो भले ही रियो ओलंपिक्स में देश के लिए कोई मेडल न जीत सकी हों, लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से साबित कर दिया कि अगर देश की महिलाएं ठान लें तो नामुमकिन को भी मुमकिन में तब्दील किया जा सकता है। ये दोनों ही तस्वीरें पुरुष प्रधान भारत में महिलाओं की असाधारण शक्ति के प्रतीक हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे आपको गहराई से समझाने के लिए मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो आज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि पुरुष प्रधान भारत में महिलाओं की ताकत क्या है। लेकिन उससे पहले हम आज के न्यूज़ मेकर्स यानी PV सिंधु, साक्षी मलिक और दीपा कर्माकर की बात करेंगे। हम चाहेंगे कि आप भी भारत की होनहार बेटियों का अपने मन और विचारों में स्वागत करें। ये वर्ष 2007 की तस्वीरें हैं, जब पुरुष प्रधान भारत ने पुरुषों की क्रिकेट टीम के स्वागत के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। लेकिन आज की तस्वीर एक सुखद संकेत है उस बदलाव को लेकर जिसकी कल्पना भारत की हर महिला पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। आज त्रिपुरा से लेकर तेलंगाना तक भारत की नारी शक्ति के चर्चे हो रहे हैं। पुरुष प्रधान देश में आप इसे भारत की महिलाओं की जीत भी कह सकते हैं। रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके स्वागत के लिए पूरा देश सांसें थामकर इंतजार करेगा। Very big occasion for us. We're very happy and we're feeling very proud about her. How different is this particular day now? It is very different. Okay. How life has changed for your family, Divya? You can see here how it has changed. लेकिन रियो ओलंपिक्स में भारत की लाज रखने वाली इस बेटी के स्वागत सत्कार की तस्वीर देखने के बाद इस बात का भरोसा मजबूत हो जाता है कि देर से ही सही लेकिन भारत का पुरुष प्रधान समाज अपनी बेटियों की ताकत और उनकी काबिलियत को पहचान चुका है। ये कितना सुखद अनुभव है कि जिस PV सिंधु ने ओलंपिक्स में देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उसका कोच भी एक पुरुष है। आई थिंक ऐसा कोई रेडीमेड फॉर्मूला है ही नहीं, बदलते रहता है। बट आई थिंक बेसिक कॉन्स्टेंट्स रहते हैं कि मेहनत बहुत साल करने की आवश्यकता रहती है और जानने वाला कोई सही गाइड करने वाला रहना चाहिए। ये दो चीज़ कांस्टेंट है। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये था कि सिंधु क्या करेंगे? अभी प्रेजेंटली इसके बाद CM से टू गो एंड मीट एंड देन उसके बाद गवर्नर।
आज के लिए ये है, बट कल का प्लान मुझे अभी तक पता नहीं। अगरतला की सड़कों पर खुली जिप्सी में अपने सपनों को जी रही जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने भी शायद इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन उन्हें अपने देश में इतना प्यार मिलेगा। दीपा कर्माकर भले ही रियो ओलंपिक्स में कोई मेडल न जीत पाई हो, लेकिन उन्होंने अपने प्रदर्शन से 132 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना जरूर चौड़ा कर दिया। दीपा उस खेल के खिलाड़ी हैं जिसे भारत में उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं है, लेकिन वक्त देखिए, आज दीपा कर्माकर उन सभी युवा खिलाड़ियों के लिए आदर्श बन गई हैं जो इस खेल में अपना करियर बनाना चाहती हैं और देश के लिए मेडल जीतने की ख्वाहिश रखती हैं। ফিউচার প্ল্যান 2020 এনি হাব পোডিয়ামে দাঁড়াতে চেষ্টা থাকবে সেটাই। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा को मैंने बता दिया हमें क्या चाहिए। उन्होंने तुरंत कहा कि हम जो चाहिए वो बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम देने का कोशिश करेंगे। अगर दे दिया तो दीपा सिर्फ नेशनल कैंप में जाके प्रैक्टिस करने का कोई जरूरत नहीं, हम अपना स्टेट में भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी भारत की महिला सुल्तान कही जा रही साक्षी मलिक की भी है, जिन्होंने कुश्ती में जो कारनामा किया वो आने वाले कई सालों तक भारत की युवा महिला शक्ति को अंतिम सांस तक संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हालांकि एक दुखद विडंबना भी है कि जिस देश की बेटियां अपने दम पर देश का झंडा ऊंचा कर रही हैं, उसी देश में सिस्टम अभी भी उनके हौसलों को तोड़ने की कोशिश में जुटा है। रियो ओलंपिक्स को ही ले लीजिए, हमारे देश का सिस्टम अपने एथलीट्स के साथ कैसा बर्ताव करता है, इसकी जीती जागती मिसाल है भारत की एथलीट ओपी जैशा। रियो ओलंपिक्स में 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में वो भूखे प्यासे दौड़ती रही, जबकि रास्ते में भारतीय स्टॉल से पूरा स्टाफ ही गायब था। इतना ही नहीं, वो दौड़ पूरी करने के बाद पूरे 2 घंटे तक बेहोश रही, लेकिन सिस्टम को उनकी फिक्र नहीं थी। हर मैराथन में, कोई भी मैराथन, अगर लोकल मैराथन भी रखिएगा 42 किलोमीटर, तो खाना पानी सब कुछ रखती हूँ। मीन्स खाना मीन्स बिस्किट और ऑरेंज और बनाना, ये क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि 35 किलोमीटर के बाद में और नहीं तो 32 किलोमीटर के बाद में बॉडी के अंदर हर चीज मीन्स नमक और इलेक्ट्रोल ग्लूकोज सब कुछ बॉडी के अंदर का हर चीज खत्म हो जाता है। बट इधर में ऐसा था कुछ भी नहीं है, ना टेक्निकल उधर का ऑफिशियल्स रखा ना हमारा ऑफिशियल्स रखा उधर में, इसलिए ओनली वाटर 8 किलोमीटर में एक ही बार वाटर था ना। हर लोग मीन्स कितना भी लोग हम लोग भाग रहे, इंडिया का एक फ्लैग बस उधर में नहीं दिख रहा था। हर कंट्री का फ्लैग रह के कोई एथलीट मीन्स हमको कितना भी हम थक गया अपना फ्लैग देखने में, तो बहुत पावर मिलता है। मैं अपना लाइफ में मेरे भगवान में मैं कितना प्यार करती हूँ, उतना प्यार में अपना फ्लैग के ऊपर करती हूँ। और सबका फ्लैग पकड़ के कोई खड़ा था और सब लोग सबको एनकरेज करता था। हमारे लिए बस हमें और कविता, वो 2 एथलीट के लिए बस कोई नहीं था उधर में। मीन्स रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है कुछ वाटर ड्रिंक्स, गेटोरेड हो, हनी हो, इस तरह की ड्रिंक्स। और लोगों को वो देख रही हैं, दूसरे टेबल से वो उठा नहीं सकती है, नहीं तो बैन हो जाए, मतलब बाहर हो जाएंगी। तो और अपना टेबल खाली देख रही है, झंडा लगा हुआ है, तो ये क्या है? ये सब तो इन ऑफिशियल्स की, और जो जाते हैं साथ में वो सिर्फ घूमने जाते हैं क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि IOA जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। और इसके साथ साथ जो फेडरेशन है और जो फेडरेशन के पदाधिकारी वहाँ पर गए हुए हैं, उनका काम है इसका ध्यान रखना। जाहिर तौर पे मैं ज़रूर इस बात को देखूँगा कि इसमें हकीकत क्या है, और अगर ध्यान नहीं रखा गया तो उसका क्या कारण है कि इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। देश नारा देता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी खिलाओ। कमाल देखिए, देश को रियो ओलंपिक में जो 2 मेडल मिले वो देश की 2 बेटियों ने ही दिलाए हैं। लेकिन इसी देश में, इसी देश की एक बेटी ने इसलिए जान दे दी क्योंकि उसे खेलने के लिए सुविधाएं नहीं मिली, क्योंकि सुविधाओं के लिए उसे तरसना और जूझना पड़ा, क्योंकि खेलने के लिए उसके परिवार की गरीबी उसके आड़े आ गई। हम पटियाला की नेशनल हैंडबॉल प्लेयर पूजा की बात कर रहे हैं, जिसने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो इस सिस्टम से और ज्यादा नहीं लड़ पाई। निकाल दिया मेरे लड़की को, कहीं 1 लाख रुपया दोगी तो हॉस्टल मिलेगा, नहीं मिलेगा, हम गरीब आदमी।
हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। गिल सर ने बोला गेम यहाँ पे नहीं है तुम्हारे लोग, तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। बच्चों ने सवाल किया क्यों सर? कहते हैं कि यहाँ जो बच्चे बाहर के हैं, बड़े बड़े घर के बच्चे वो रहेंगे। जो बच्चे पैसा देके घूस देके उसमें हॉस्टल में रह रहे सिफार से वो बच्चे रहे, इसको निकाल दिया गया। हम चाहते तो हैं कि हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल के मेडल आए, लेकिन हम उसके लिए क्या उनको फैसिलिटी चाहिए उसके बारे में नहीं सोचते। भाई जिसका जो काम है वो करे, तो हमारे यहाँ तो बहुत मेडल आ सकते हैं। सिस्टम की संवेदनहीनता की एक और तस्वीर देखिए जो बोकारो से आई है, जहां देश के लिए मेडल जीतने का सपना पालने वाले वेटलिफ्टर को अपनी भूख मिटाने के लिए सब्जियां बेचने पर मजबूर होना पड़ा है। जाहिर सी बात है, जब हमारे देश के सिस्टम की वजह से एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी सब्जियां बेचेगा तो देश में गोल्ड मेडल आने की गुंजाइश ही कहां होगी। स्टेट लेवल के तरफ से हमने गोल्ड मेडल प्राप्त किए। उसके बाद उस स्टेट के तरफ से हमने नेशनल भी खेले, जिसमें 7 बार नेशनल रिप्रेजेंटेशन किए हुए हैं। अभी तक कोई किसी तरह का कहीं से कोई अथी नहीं आया है। अब हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ सरकार की तरफ से जितना भी मेडल लिए हैं वो सारा हम सरकार को वापस करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो जब तक हमारा समाज, हमारा सिस्टम और हमारी सरकार खेल और खिलाड़ियों का ख्याल रखना नहीं सीखेगी, तब तक मेडल का सूखा बना रहेगा। अगर ये तस्वीरें बदलनी है तो अभी से पूरे देश में खेल और खिलाड़ियों को लेकर एक नई क्रांति लाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बदलते हुए भारत की तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस देश में आज से पहले तक क्रिकेट के अलावा किसी अन्य खेल की कोई बात नहीं होती थी, उसी देश में आज सबकी जुबान पर बैडमिंटन, कुश्ती और जिम्नास्टिक्स जैसे खेलों का नाम है। एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त 132 करोड़ की आबादी वाले भारत में करीब 68 करोड़ पुरुष हैं। जी हां, 68 करोड़। हमारे देश में जो ताजा आंकड़े हमारे पास हैं उनके मुताबिक हमारे देश में 68 करोड़ पुरुष हैं, जबकि 64 करोड़ महिलाएं हैं। लेकिन 68 करोड़ पुरुषों में से एक भी पुरुष ओलंपिक्स में कोई पदक नहीं जीत पाया। ये बात देश के पुरुषों के अहम को आज चोट पहुंचा सकती है और उन्हें ये सुनकर गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन गुस्से से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। ये समाधान सच को स्वीकार करने और सोच बदलने से ही होगा। हालांकि ये एक दुखद विडंबना है कि हमारे समाज में महिलाओं को आज भी वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो सही मायनों में हकदार है। सच तो यह है कि जब हमारा समाज घर में महिलाओं को बराबरी नहीं दे पाता तो बाहर इस बराबरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसे समझने के लिए अब मैं आपको कुछ और आंकड़े दिखाऊंगा जो ये बताते हैं कि कैसे एक महिला अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने घर में अपने पति, बेटे या भाई की सेवा को समर्पित कर देती है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं की जिंदगी के 10 साल सिर्फ रसोई में काम करते हुए ही गुजर जाते हैं, जबकि पुरुष करीब 22 साल सोने में यानी आराम फरमाने में गुजार देते हैं। इसके बावजूद जब घर के कामकाज में महिलाओं का हाथ बटाने की बात आती है तो एक औसत भारतीय पुरुष हर रोज औसतन 19 मिनट तक ही घर का कामकाज करता है, जबकि दुनिया भर के पुरुष हर रोज करीब 141 मिनट घर के कामकाज में अपने घर की महिलाओं की मदद करते हैं। भारत में एक महिला औसतन 5 घंटे घर का काम करती है, यानी करीब 300 मिनट, और पुरुष इसके मुकाबले सिर्फ 19 मिनट ही घर के कामकाज के लिए देते हैं। लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पुरुष बराबरी के साथ महिलाओं का हाथ बटाते हैं। अमेरिका में पुरुष 82 मिनटों तक घर के काम में मदद करते हैं, जबकि फ्रांस के पुरुष 98 मिनट तक घर की साफ सफाई और खाना बनाने जैसे काम करते हैं। जर्मनी और ब्रिटेन के पुरुषों का रिकॉर्ड भी इस मामले में काफी अच्छा है। पुरुष अक्सर ये कहकर घर के कामकाज करने से बचने की कोशिश करते हैं कि वो ऑफिस में कई घंटे तक काम करके परिवार के लिए पैसा कमाते हैं, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक कमाई के मामले में भी महिलाएं अब पुरुषों से आगे निकल गई हैं। दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत वाले क्लब में करीब 1,83,810 पुरुष हैं, जबकि इसी क्लब में शामिल महिलाओं की संख्या सिर्फ 27,465 है, यानी महिलाओं की संख्या कम है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि महिलाएं आगे कैसे निकल रही हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत रखने वाली महिलाओं की कमाई 2013 के मुकाबले 2014 में 16.8% की दर से बढ़ी है, जबकि पुरुषों की कमाई में सिर्फ 4.8% का इजाफा हुआ है, यानी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
200 करोड़ रुपए की दौलत वाले क्लब में शामिल होने के लिए पुरुषों की औसत उम्र 59 वर्ष है, 59 ईयर्स, जबकि महिलाओं की औसत उम्र 57 वर्ष है, 57 ईयर्स। यानी महिलाओं को इस मुकाम तक पहुंचने में पुरुषों के मुकाबले 2 वर्ष कम लगते हैं। हालांकि भारत में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कई महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करती हैं, ज्यादा इच्छा शक्ति के साथ काम करती हैं, लेकिन फिर भी कमाई के मामले में महिलाएं अब भी पुरुषों से बहुत पीछे हैं। भारत के शहरी इलाकों में एक पुरुष एक दिन में 470 रुपए कमाता है, जबकि एक महिला औसतन 366 रुपए कमाती है। इसका मतलब यह हुआ कि शहरी इलाकों में साल भर में एक पुरुष एक महिला के मुकाबले 37,960 रुपए ज्यादा कमाता है। इसी तरह से ग्रामीण इलाकों में एक पुरुष 322 रुपए प्रतिदिन कमाता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की औसतन प्रतिदिन की कमाई 169 रुपए के आसपास है। यानी ग्रामीण इलाकों में साल भर में एक पुरुष एक महिला के मुकाबले 43,800 रुपए ज्यादा कमाता है। यह हमारे समाज की वैचारिक बीमारी है कि हम बेटों को तो बहुत महत्व देते हैं, लेकिन बेटियों को पराया धन मानते हैं। जबकि सच्चाई यही है कि बेटा करे ना करे, बेटी हमेशा आपके सम्मान का ख्याल रखती है। देश की एक ऐसी ही बेटी सीधे रियो से आज आपसे कुछ कहना चाहती है। इस बेटी का नाम है साक्षी मलिक, जिसने देश के लिए रेसलिंग का ब्रोंज मेडल जीता है। साक्षी मलिक चैंपियन से कोई ये पूछे कि साक्षी मलिक अच्छा क्या था इन ओलंपिक्स में? मेरे लिए या पूरे इंडिया के लिए? पूरे इंडिया के लिए। पूरे इंडिया आपके लिए भी आऊंगी। पूरे इंडिया के लिए एक बात बहुत अच्छी हुई है, ये कि बेटियों का मेडल आया है। इंडिया में बेटियों को बहुत कम माना जाता है। मेरी मम्मी खुद इस चीज़ पे काम करती हैं, जो ICDS ऑफिस में सुपरवाइजर हैं, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इसीलिए हमने जी न्यूज़ पे कहा बेटी बचाओ बेटी खिलाओ मेडल दिलाओ। हाँ, तो ये बात बहुत अच्छी हुई है कि लोगों की पहले भी सोच बदली है पहले ओलंपिक्स में, लेकिन इस वाले ओलंपिक्स से भी और सोच बदल जाएगी लोगों की कि हम अपनी बेटियों को खेल में डाल लें, किसी भी फील्ड में डाल लें, पर वो अपने बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो बहुत लोग ऐसे मतलब सोचेंगे कि 2 बेटियों ने मेडल ला के दिया है, आप भी बता रहे, तो काफ़ी सोच में फ़र्क पड़ेगा। और आप कैमरे में देखकर वो लोग जो बेटियों को कम आंकते हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं आज? मैं आंखें मिलाकर जवाब दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बेटियाँ जो भी करना चाहें उनको करने दो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कि वो भी आगे आके इंडिया के लिए कुछ मतलब अच्छा कर पाए और देश का नाम रोशन कर सकें। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने से ही आमतौर पर हमारे देश में रेसलिंग यानी पहलवानी को पुरुषों का खेल माना जाता है, पहलवानी को पुरुषार्थ का खेल माना जाता है। पौराणिक काल से हमारे देश में पुरुषों से ही जोड़कर इस खेल को देखा गया है, लेकिन अब बेटियां इस सोच को बदल रही हैं और पहलवानी में यानी रेसलिंग में भी महिलाएं पुरुषों से आगे जा रही हैं। इस बार रेसलिंग में, पहलवानी में हमारे देश का कोई पुरुष मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन ये मेडल आया तो एक महिला की तरफ से। भारत सहित पूरी दुनिया में महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा को सबसे अहम माना गया है, लेकिन सच ये है कि शिक्षा के मामले में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अब भी काफी पीछे हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में महिला साक्षरता दर 87% है, लेकिन भारत में 2011 के सेंसस के मुताबिक महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 65.46% है, यानी दुनिया के औसत स्तर से बहुत कम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के मामले में भारत 155 देशों की लिस्ट में 130वें स्थान पर है। ये बहुत खराब रैंकिंग मानी जाएगी। वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के मुताबिक भारत में करीब 30% महिलाएं काम करने वाली हैं। भारत की 810 यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ 54 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी वाइस चांसलर्स महिलाएं हैं। IIT, IIM और इसके अलावा 73 टेक्निकल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां डायरेक्टर लेवल पर सिर्फ 4 महिलाएं मौजूद हैं। दुनिया के अलग अलग देशों की संसद में महिलाओं की भागीदारी 22.4% है, जबकि भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 12% का है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि महिलाओं को बेहतर शिक्षा के मौके भले ही पुरुषों के मुकाबले कम मिलते हों, लेकिन जब लड़कियों को शिक्षा हासिल करने का अवसर दिया जाता है तो उसमें भी वो लड़कों के मुकाबले बेहतर साबित होती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हम अभी तक महिलाओं को वो दर्जा नहीं दे पाए हैं जिसकी वो हकदार हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं ने बार बार ये साबित किया है कि वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में न सिर्फ पुरुषों से बेहतर साबित हो सकती हैं, बल्कि घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए भी शानदार कामयाबियां हासिल कर सकती हैं।
और इस विश्लेषण में हमें पुरुषों की कामयाबी को भी रेखांकित करना होगा। पुरुषों की कामयाबी है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके की। एक कहावत है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन रियो ओलंपिक्स में यह कहावत अब पलट गई है, क्योंकि 3 महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के पीछे 3 पुरुषों की जबरदस्त मेहनत है। पीवी सिंधु के कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद, साक्षी मलिक के कोच का नाम है कुलदीप सिंह, जबकि दीपा कर्माकर के कोच का नाम है विश्वेश्वर नंदी। यानी ओलंपिक्स में हमारे देश की 3 स्त्रियों की कामयाबी के पीछे 3 पुरुषों की मेहनत है। यानी अब हम कह सकते हैं कि एक कामयाब स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है, यानी रोल रिवर्सल। हमारे देश का सिस्टम इतना निर्दयी है कि वो किसानों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है, शहीद जवानों के कफन के पैसे वापस मांग लेता है और देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने में भी कभी पीछे नहीं रहता। अगर कोई खिलाड़ी रेस जीतना चाहता भी है तो उसके लिए जूते जरूरी होते हैं, क्योंकि इससे ट्रैक पर फैले कंकड़ों से बचाव हो जाता है। लेकिन अगर एक कंकड़ भी जूते के अंदर रह जाए तो एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर हमारा समाज और सिस्टम उसी कंकड़ की भूमिका निभा रहा है, जिसने न जाने कितने खिलाड़ियों का चलना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि ये कंकड़ अब खिलाड़ियों के जूते में पड़ा हुआ है। हमें लगता है ऐसे कंकड़ों की सफाई बेहद जरूरी है, नहीं तो हमारे देश के एथलीट्स, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबके सपने यूं ही टूटते रहेंगे और ओलंपिक्स जैसे इवेंट में हमारे हाथों से मेडल्स इसी तरह फिसलते चले जाएंगे। हमारे देश में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 10 गुना अनपेड वर्क यानी मुफ्त में काम करती हैं बिना पैसे लिए। भारत के जीडीपी में महिलाओं की हिस्सेदारी 19% है, जबकि चीन में ये 40% से ज्यादा है। ये तस्वीर तब तक नहीं बदलेगी जब तक हमारे समाज की सोच नहीं बदलेगी, और यही कोशिश आज हमने करने की कोशिश की है। आज जो तस्वीरों में आपने देखा उससे ऐसा लगता है कि सोच बदल रही है और अब इसको रोकना नहीं है बल्कि इस सोच को और आगे बढ़ाना है। कथित असहनशीलता के पर्वतों पर ध्यान मुद्रा में बैठने वाले बुद्धिजीवियों को अब हम पूर्व दिशा में देश के सबसे सहनशील राज्य में लेकर चलेंगे। ये एक ऐसा राज्य है जिसकी आंखों के सामने चीन की चमक दमक है और पैरों के नीचे सख्त सच्चाइयों वाली जमीन है, और इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को विकास से जोड़ने वाली 2000 किलोमीटर लंबी सड़क का तोहफा अब मिलने ही वाला है, और इस तोहफे के बारे में आज पूरे देश को जानना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम आपको अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं और वहां होने वाली रिपोर्टिंग को लेकर आपसे एक संवाद भी करना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसकी सीमाएं म्यांमार, भूटान और तिब्बत से मिलती हैं। जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक नजर हमेशा रहती है, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश चीन और भारत के बीच सीमा विवाद का केंद्र है। चीन की सीमा के पास मौजूद अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों ने आजादी के 69 वर्षों के बाद भी बिजली का सुख नहीं उठाया है। वहां बिजली अब तक नहीं पहुंची है। दूर दराज के कई इलाकों तक पक्की सड़कें भी अब तक नहीं पहुंची हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई गांव और इलाके ऐसे हैं जहां मोबाइल फोन काम नहीं करते, लेकिन इन लोगों ने कभी भी सिस्टम की इस बेरुखी पर किसी से शिकायत नहीं की, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, भारत विरोधी नारे नहीं लगाए और पत्थरबाजी भी नहीं की। बल्कि आप अरुणाचल प्रदेश में जहां भी जाएंगे, आपको लोगों के चेहरे पर भारत प्रेम वाली मुस्कान और हाथों में तिरंगा ही दिखेगा। लेकिन कश्मीर में पैलेट गन से अलगाववादियों को चोट लगने पर आंसू बहाने वाले बुद्धिजीवी और पत्रकार अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जाकर पत्रकारिता नहीं करना चाहते, उसकी बात नहीं करना चाहते। लेकिन जी न्यूज ऐसा होने नहीं देगा। अपनी राष्ट्रवादी और डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग के तहत जी न्यूज ने अरुणाचल प्रदेश जाकर वहां से ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन लगातार अपना दावा करता रहता है। जम्मू कश्मीर की तरह अरुणाचल प्रदेश भी भारत का अभिन्न अंग है। अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के इरादे से 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। तब भारतीय सैनिकों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भी अदम्य साहस के साथ चीन का सामना किया था। भारत वो युद्ध हार गया था, लेकिन उस युद्ध ने पूरे भारत को उत्तर पूर्व के लोगों के साथ एकजुट कर दिया था। लेकिन इसके बदले में अरुणाचल प्रदेश को विकास का वो टॉनिक नहीं मिल पाया जिसका वो हकदार था। भारत चीन युद्ध के 54 वर्षों के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में न सिर्फ सड़कें बिछाने की कोशिशें शुरू हुई हैं, बल्कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा मजबूत की जा रही है।
और आपको ये भी बता दें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश सहित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों तक सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ 4057 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का जाल बिछा दिया है। भारत की सीमा से 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में चीन के 5 ऑपरेशनल एयरबेस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन का न्यांगची एयरपोर्ट है। इतना ही नहीं, तिब्बत होते हुए भारत की सीमा तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने 58,000 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क तैयार कर लिया है। तिब्बत में रेल नेटवर्क के जरिए भी चीन सीमा पर मौजूद अपने सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचा सकता है। इस रोड, रेल और हवाई नेटवर्क की बदौलत चीन अपनी 30 सैन्य टुकड़ियों को भारतीय सीमा तक बिना वक्त गंवाए कभी भी पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि चीन की ऐसी एक सैन्य डिवीजन में करीब 15,000 सैनिक होते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग भी ऐसा ही विकास और ऐसी ही सुरक्षा भारत में देखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत सरकार ने चीन की सीमा के साथ साथ 3,808 किलोमीटर लंबी 73 सड़कों के निर्माण का फैसला 2012 में लिया था, लेकिन अब तक भारत सिर्फ 24 सड़कों का निर्माण ही कर पाया है। भारत को अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास सभी 73 सड़कों का निर्माण करने में 2020 तक का वक्त लगेगा। और अफसोस की बात यह है कि भारत की ज्यादातर सड़कें बॉर्डर से 60 से 80 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती हैं। हालांकि अब 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके चीन की सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में 2,000 किलोमीटर लंबी सड़क बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे हालात बदलने की उम्मीद जगी है। अरुणाचल प्रदेश के युवा भी विकास की खूबसूरत तस्वीरों को अपने जीवन में डाउनलोड करना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश के लोग भी अपने इलाके को पर्यटन केंद्र बनते हुए देखना चाहते हैं। वहां परेशानियां हैं, लेकिन नाउम्मीदी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के लोग 69 वर्षों से सहनशील बने हुए हैं और वो कभी देश छोड़कर जाने की बात नहीं करते, क्योंकि भारत प्रेम अरुणाचल प्रदेश के लोगों के डीएनए में है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हमने आज अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के पास रहने वाले लोगों की उम्मीदों का एक डीएनए टेस्ट किया है। ये वो जगह है जहां हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कभी जाना पसंद नहीं करता। हमारा ये वीडियो विश्लेषण अरुणाचल प्रदेश के बोमडेला, तवांग, लुमला और पासीघाट के लोगों की देशभक्ति, सहनशीलता और चट्टान जैसे इरादों को समर्पित है। ये वो जमीन है जहां सूरज सबसे पहले हिमालय का माथा चूमता है। ये वो जमीन है जहां लोगों के डीएनए में सिर्फ और सिर्फ इंडिया बसता है। कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की आन बान शान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से जुड़ी है। भारत के सबसे सहनशील राज्यों में से एक अरुणाचल प्रदेश में पिछले 69 वर्षों से न तो बिजली ठीक से पहुंच पाई है, न यहां के दूर दराज के इलाकों में अच्छी सड़कें हैं और न ही बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था। आपका जो कॉलेज है, स्कूल से कॉलेज, वो कितना दूर है? 168 किलोमीटर। आप कह रहे हैं 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर दूर है। जी हाँ। तो इतना दूर आप कॉलेज कैसे जा पाएंगे?
प्रॉब्लम तो बहुत है, पर अभी हम चाहते पर एक स्कूल बन जाने से कॉलेज तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग नीचे जाने से बहुत प्रॉब्लम है ना, पैसा भी नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं अभी। लेकिन जिस हिसाब से जिस गति से होना चाहिए था तो उतना 69 साल में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। यहाँ के रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ये BRO ऑर्गेनाइजेशन जो काम जो कर रहे हैं, रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ये फ्रॉम तेजपुर टू तवांग, ये हमारा तवांग का लाइफ लाइन है। लेकिन फिर भी जब भी चीन ने भारत पर नापाक नजरें डाली तो अरुणाचल प्रदेश के लोग पहाड़ बनकर चीन के इरादों के सामने खड़े हो गए। अरुणाचल प्रदेश में आप जहां भी जाएंगे, लोगों के चेहरे पर भारत प्रेम वाली मुस्कान और हाथों में तिरंगा पाएंगे। देश विरोधी नारे और पत्थर नहीं। आज हम आपको अरुणाचल प्रदेश के तवांग, बोमडीला, पासीघाट और लुमला लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अरुणाचल प्रदेश का विकास न सिर्फ भारत की तरक्की के दरवाजे खोल सकता है, बल्कि चीन की हर चाल को नाकाम भी कर सकता है। हम इस वक्त गुवाहाटी में हैं और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के भारत चीन सीमा के बेहद नजदीक के उन इलाकों के दौरे पर हैं, जहाँ हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इलाका पिछले 69 सालों में कितना बदला है और यहाँ कितना विकास हुआ है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1962 की स्थिति से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला न सिर्फ 1962 के भारत चीन युद्ध का सबसे बड़ा गवाह है, बल्कि यहां मौजूद वॉर मेमोरियल भारत के उन 2450 वीर जवानों की शहादत की भी याद दिलाता है, जिन्होंने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। अगर वॉर मेमोरियल में देखा जाए तो ये वो जगह है जहां दिखाता है कि करीब 2420 ऑफिसर्स, जेसीओस और सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश के लिए शहीद हो गए। बेहद खूबसूरत ये वॉर मेमोरियल ये भी दिखाता है कि किस तरीके से देश इन जवानों को अभी तक नहीं भूला है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी सैनिक तवांग तक घुस आए थे, लेकिन तवांग के लोग पहाड़ बनकर चीन के सैनिकों के सामने खड़े हो गए। 1962 की लड़ाई में चीनी सैनिकों ने इन्हीं इलाकों में घुसपैठ की और कुछ दिनों के रहने के बाद वो यहाँ से वापस चले गए। लेकिन जब तक चीनी सैनिक यहाँ मौजूद रहे, यहाँ के लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। विरोध ऐसा कि चीनी सैनिकों के लिए लंबे वक्त तक यहाँ टिके रह पाना बेहद मुश्किल हो गया। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। तिब्बत पर दावा करने वाले चीन का तर्क है कि क्योंकि ल्हासा के बौद्ध मठ और तवांग के बौद्ध मठ के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है, इसलिए तवांग भी चीन का हिस्सा है। तवांग में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहती है, लेकिन तवांग मोनेस्ट्री से दलाई लामा का लगाव चीन को नागवार गुजरता है। उस समय में जो चाइनीज के आक्रमण से वहाँ से भागने पड़ रहे थे, तो सबसे नज़दीक भारत के रास्ते यहीं से थे, तो उन्होंने यहीं से आए और यहाँ तवांग मठ में 2 दिन ठहरे। तो यहाँ में उस समय में जब 2 दिन ठहरे तो उस समय उसने सबसे पहले यहाँ में परवाजी ने 2 दिन किए थे। रणनीतिक तौर पर सिर्फ तवांग ही नहीं, बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए काफी अहम है। अरुणाचल प्रदेश में जरा सी चूक का मतलब होगा चीन का भूटान तक पहुंच जाना। तवांग पर कब्जे का सपना चीन इसलिए भी देखता है क्योंकि इसके जरिए वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर कब्जा कर सकता है। ऐसा होने पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य भारत से कट जाएंगे। लेकिन भारत ने चीन की ऐसी किसी भी चाल को रोकने के लिए कमर कस ली है। भारत अब अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटे इलाकों में करीब 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने जा रहा है। 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट पूरा होते ही न सिर्फ भारतीय सेना चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों में मजबूती के साथ खड़ी होगी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश भारत के दूसरे इलाकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। ऐसे हमारा होम मिनिस्ट्री से एक प्रपोजल हमने किया था 2000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया में अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए रोड का हमने प्रपोजल भेजा था। तो उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री से भी क्लियरेंस आया है।
अभी तक चीन से सटे इलाकों में सिर्फ 20% सड़कों का निर्माण ही हो पाया है। खराब मौसम और बदहाल सड़कें न सिर्फ भारतीय सेना को मुश्किल में डालती हैं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब आए होंगे यहाँ पे, तो इस एरिया में पहुँचने में तकरीबन 3 दिन लग जाता है गुवाहाटी से, जो कि हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और जहाँ तक एयरपोर्ट आता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि तकरीबन 12 महीने में से 6 या 7 महीने बारिश रहती है, और जो सड़कें वगैरह हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ट्रुप्स वगैरह है उनको कनेक्टिविटी की बड़ी परेशानी होती है। जो फॉरवर्ड में लोकेशन में जवान वगैरह हैं उनको उनका सामान, उनका राशन वगैरह पहुँचाने में बड़ी दिक्कत रहती है। जगह तो वही है, नेफा का इलाका है, बारिश बहुत होती है, मौसम का कुछ कह नहीं सकते। लेकिन शुरू से ही एयरफोर्स ने और आर्मी ने यहाँ बड़ा अच्छा काम किया है। और जो तकलीफ़ है पहले 30 साल पहले थी, 40 साल पहले थी, वही तकलीफ़ अभी भी है एयर मेंटेनेंस। एरिया तो सारे ही चैलेंजिंग हैं, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का जो स्पेशल एरिया है, इसमें मौसम कभी भी बदल सकता है और मौसम की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। आप चले हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। ये सबसे अलग एरिया है। 1962 की लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में भी भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में युद्ध का अनुभव न होने से भारतीय सेना को काफी मुश्किलें पेश आई थी। हम इस वक्त बोमडिला में हैं। बोमडिला वो इलाका है कि जब 1962 की लड़ाई में चीनी सैनिकों ने इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया था, उस वक्त भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। भारतीय सेना के पास ना तो उस वक्त पहनने के लिए खास कपड़े थे और न ही बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बने खास रबर के जूते। 69 वर्षों में न सिर्फ सेना की तैयारी बेहतर हुई है, बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश समेत बोमडिला में विकास की रोशनी भी दिखाई देने लगी है। हालांकि अब भारत सरकार की कोशिशों की बदौलत हालात बेहतर होने लगे हैं। इसके चलते अलग अलग स्कीम है यहाँ पर, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें अलग अलग एरिया, स्पेशली जो बॉर्डर के पास बहुत दूर दराज के स्थान है, वहाँ पर स्कूल बनाए जा रहे हैं, सब सेंटर बनाए जा रहे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इन स्कूलों में टीचर रहेंगे, उनके लिए क्वार्टर भी बनाए जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बच्चों को स्कूल से कॉलेज जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में काफी काम किया जाना बाकी है। पिछली कई सरकारों ने उत्तर पूर्व के राज्यों की जो अनदेखी की, उसका खामियाजा आज भी यहाँ की जनता भुगत रही है। बोमडिला से तवांग तक रास्ता कैसे बहुत ख़राब है, लेकिन काम तो चल रहा है, लेकिन एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से रास्ता को आगे बढ़ नहीं पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे सब जो जनता का एक ख्वाहिश है कि एक अच्छा सड़क यहाँ पे बन जाए, ताकि आज इस 21वीं सदी में जो समय का जो अभाव जो सबको आज के दिन में जो सबको झेलना पड़ता है, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो जितना कम हो सके, उसके लिए हमारा एक निवेदन है। हिली टेरेन है, तो यहाँ में छोटा छोटा बस्ती है, क्लस्टर बस्ती है, स्कूल बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन वहाँ सफिशिएंट टीचर नहीं होने के कारण से यहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन, जो जिस प्रकार का जो एजुकेशन बच्चों में मिलना चाहिए, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश पर पूरी तरह ध्यान देना शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में न सिर्फ जमीनी विकास पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि हवा से चीन पर वार करने की क्षमताओं को भी नया रंग देकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। चीन के पास अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा लड़ाकू विमान उतरा जिसने 54 सालों बाद पहली बार रेड आर्मी की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी है। भारतीय वायुसेना के सबसे मजबूत विमान सुखोई 30 MKI अब अरुणाचल प्रदेश में भारत की सुरक्षा में तैनात हो गया है। इतिहास में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के सबसे पुराने शहर पासीघाट के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को उतारा गया। अब देखो, एक तरह से ये पहली बार है कि कोई भी लड़ाकू जहाज, फाइटर एरोप्लेन अरुणाचल प्रदेश में लैंड किया हो। पर इससे हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारे पोटेंशियल है फॉर मूविंग फोर्सेस फॉरवर्ड, ये इस पे पॉजिटिवली एक कदम आगे है। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट जैसे 5 फॉरवर्ड एयरफील्ड को दोबारा शुरू किया गया है। ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है मेचुक, पश्चिमी सियांग, जाइरो, अलोंग और बालो। आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को मजबूत कर न सिर्फ चीन के हौसले पस्त करने की तैयारी कर ली गई है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के देशभक्त लोगों के लिए विकास के वो दरवाजे खोलने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं जिसका इंतजार पिछले 69 वर्षों से किया जा रहा था। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, अरुणाचल प्रदेश।
हमारे देश के मीडिया के कैमरों में अक्सर देश के उत्तर पूर्वी इलाकों की तस्वीरें दर्ज नहीं होती, लेकिन जी न्यूज सच्ची राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली से 2533 किलोमीटर का सफर तय करके देश के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में पहुंचा और वहां के लोगों की आंखों में बसी उम्मीदों को आप तक लाने की कोशिश की। ऐसी रिपोर्टिंग एयर कंडीशनड कमरों और सेमिनार हॉल्स में बैठकर नहीं की जा सकती। अरुणाचल प्रदेश दिल्ली से 2500 किलोमीटर जरूर दूर है, लेकिन इतना दूर भी नहीं है कि वहां के लोगों की जिंदगी में झांकने की कोशिश न की जा सके। और हमें उम्मीद है कि अरुणाचल के मन की बात का ये डीएनए टेस्ट देश में उन लोगों के मन में भी वैचारिक भूकंप के झटके पैदा करेगा जिन्हें दिल्ली की सीमाओं से बाहर किसी का दर्द दिखाई नहीं देता, फिर भले ही उस दर्द की ऊंचाई पहाड़ जितनी ही क्यों ना हो। और डीएनए में अब हम बाढ़ से बेहाल आधे हिंदुस्तान का विश्लेषण करेंगे। इस वक्त हमारे देश के करीब 12 राज्यों के 50 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इन राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और उत्तराखंड के लोगों का है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार बाढ़ से निपटने के लिए क्या कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की और बाढ़ के हालात पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित राज्यों को राहत और बचाव के काम के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के 24 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में 23 जिलों का बाढ़ के बाद बुरा हाल है। यहां अब तक 111 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में बाढ़ के चलते अब तक 102 लोगों की जानें जा चुकी हैं। 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में भी 13 जिले बारिश से प्रभावित हैं और यहां 89 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में बारिश और बाढ़ से 6 जिले प्रभावित हैं और यहां अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित 5 राज्यों से 26,400 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया है। इसके अलावा 9,000 से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। अब आपको बताते हैं कि इस बाढ़ से आम लोगों का अब तक कितना नुकसान हुआ है। इस बाढ़ से उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां बाढ़ से किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पूर्वांचल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, लेकिन बाढ़ से लाखों एकड़ में बोई गई धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश में धान के अलावा बाजरा, गन्ना और अरहर की फसल भी बर्बाद हुई है। उत्तर प्रदेश के इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वाराणसी में इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल 25 अगस्त तक बंद रहेंगे। कई जगहों पर बाढ़ में सड़कें बह गई हैं। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों का सफर करने वाले हैं, वहां जाने के बारे में कुछ योजना बना रहे हैं, तो हमारी आपको यही सलाह है कि अभी फिलहाल आपको अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाढ़ से जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार के पास कोई सिस्टम है ही नहीं। जिन किसानों ने अपना नाम किसान क्रेडिट कार्ड या फसल बीमा योजना में दर्ज करवाया है, उन्हें तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन इस इलाके में 90% किसान ऐसे हैं जो बेहद छोटे किसान हैं, यानी जिनके पास 1.5 से 2 बीघे की जमीन है। इस बाढ़ में ऐसे छोटे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि इनके पास ना तो कोई किसान क्रेडिट कार्ड है और ना ही इनके नाम फसल बीमा योजना में रजिस्टर्ड है। बिहार में भी बाढ़ की मार किसानों पर सबसे ज्यादा पड़ी है। यहाँ भी बाढ़ की वजह से किसानों की धान और केले की फसल बर्बाद हो गई। किसानों की फसल बर्बाद होने को लेकर हमारी सरकारें कितनी सजग हैं, इसका एक उदाहरण यह है कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड यानी एनडीआरएफ के पास किसी भी राज्य सरकार ने 19 जुलाई तक कोई भी मेमोरेंडम नहीं दिया था, यानी कोई मदद मांगी ही नहीं गई थी। ये जानकारी लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कृषि मंत्रालय ने दी है। और आपको बता दें कि बाढ़ के हालात में किसान को जो मुआवजा मिलता है वो एनडीआरएफ द्वारा जारी किए गए फंड से ही दिया जाता है। हमने इन राज्यों में बाढ़ की त्रासदी का एक ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है, जो अब आपको देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जिस परिवार का घर बाढ़ में टूट जाता है और जिस किसान की फसल बाढ़ में बर्बाद हो जाती है, उस पर क्या बीतती है। हो सकता है आप इस वक्त बाढ़ प्रभावित इलाकों में ना रहते हो, लेकिन आपका कोई ना कोई अपना, आपका कोई रिश्तेदार ऐसे इलाकों में मौजूद हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए
कि इस बाढ़ में जिस तरह फसलों का नुकसान हुआ है उससे आपके जीवन पर भी किसी न किसी रूप में असर जरूर पड़ेगा। इसलिए आप इस समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। ऐसा मंजर है जैसे कोई समंदर हो, लेकिन ये हालात बाढ़ से पैदा हुए हैं। बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान में कहर बरपाया हुआ है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, करोड़ों बेघर हो गए हैं और लाखों ऐसे हैं जिन तक कोई मदद नहीं पहुंच रही। लेकिन सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का हाल दिखाते हैं, जहां गंगा और यमुना दोनों नदियां कहर बरपा रही हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में लगातार होती बारिश के बाद गंगा में उफान जारी है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन बाढ़ से लाखों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है। जिले के दर्जनों कच्चे मकान जमींदोज हो चुके हैं और लोग पलायन को मजबूर हैं। काफ़ी परेशानियां सर, बाढ़ की पानी जो घुसा हुआ है गांव में, इससे जो है कई घर मकान गिर गए हैं, कई रास्ता जो है मुख्य रूप से जो संपर्क मार्ग है टूट गया है। यूपी के फतेहपुर में गंगा के साथ साथ यमुना भी कहर बरपा रही है। जिले में कुल 138 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल में छोटे बच्चे हैं। हालांकि लोगों को अभी भी उम्मीद है कि शायद बाढ़ का पानी कुछ कम हो जाए। हजारों बीघे खेती की जो फसल थी वो पूरी तबाह बर्बाद हो गई है। रास्ते सब बंद चल रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं, उलझन में हैं। वे समस्त ग्राम जो बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित होने हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उचित स्थान पर व्यवस्थित कराया जाएगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के 200 गांवों के करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। वहाँ लगभग हमारे 60 गांव बाढ़ की चपेट में और पानी बहुत ज़्यादा भर रहा है। कुल पूरे जनपद में लगभग 1,49,000 के आसपास जनसंख्या प्रभावित है। टोटल 200 गांव प्रभावित है और हमें लगभग 11 से 12,000 लोगों को बाढ़ के पानी से निकालना होगा और लगभग 3,000 के आसपास पशुओं को निकाल के उनके चारे और राशन की सुविधा करनी होगी। और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की हैं। छाते की छांव में दौरा कर रहे हैं ये हैं जिले के डीएम। पूरा जिला बाढ़ से प्रभावित है। लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, लेकिन डीएम साहब को अपनी सुविधाओं का पूरा ख्याल है। वहीं सोनभद्र में भी भारी बारिश के बाद रिहंद बांध के 9 फाटक खोल दिए गए, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। जिले में रेणु और सोन नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और लगातार बारिश की वजह से कई कच्चे मकान भी टूट गए हैं। बाढ़ से आधा बिहार भी बेहाल है। पटना में बाढ़ ने कई लोगों का घर-बार छीन लिया है। अब बाढ़ पीड़ितों ने पटना के घाटों पर शरण ली हुई है। हालांकि इन्हें अभी भी प्रशासन से मदद का इंतजार है। केवल शरीर लेकर सब छोड़ करके वहाँ से भागा है। वहाँ से कुछ नहीं बचा है किसी का। बहुत क्षति है सर। घर पर कुछ नहीं था? घर पर कुछ नहीं था, सब तो पानी में भास गया। तो कहाँ से घर पर मिलेगा? पटना में गंगा का पानी कई घरों में घुस गया है। इंदु शाह अपने 2 बच्चों के साथ पिछले 5 दिनों से घर में कैद हैं। पति नालंदा में वेटनरी डॉक्टर हैं, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अब इंदु के कंधों पर ही है। बहुत दिक्कत है हम लोग को, क्या करें, देख न रहे हैं।
घर में कैद है हम लोग, न लाइन है न कुछ है, एकदम गर्मी लगता है, इतना से कुछ कहने लायक नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, निकल के कहाँ जाएंगे इस पानी में। क्या परेशानी हो रही है कि मैं जा नहीं पा रही हूँ। कहाँ नहीं जा पा रही हो? स्कूल। क्यों? क्योंकि मेरा स्कूल डॉन बास्को है और पूरा जगह पानी भर गया है। ये तस्वीरें बिहार के कैमूर जिले की हैं। यहाँ आसपास की कई नदियां उफान पर हैं। पानी से दर्जनों गांव डूब चुके हैं, लेकिन प्रशासन की बेरुखी देखिए कि लोगों के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। बिहार के अरवल में भी बाढ़ के हालात हैं। जिले में बाढ़ से लाखों रुपए की फसल बर्बाद हो गई है। कई गाँव में लोगों के घर टूट गए हैं और लोग बेघर हो गए हैं। पूरा दिक्कत रहने से कहीं मैंने ठिकाना 24 घंटे तब नहर पर आ गए सर। अभी है कि कोई खाना दाना नहीं देखना रहे, सब चूल्हा चक्की सब। सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं भेटल। स्थिति है, पानी चारों तरफ फैल रहा है। पानी चारों तरफ फैल रहा था, लेकिन अब जल स्तर नीचे होगा तो अब और ज्यादा नहीं फैलेगा। अब जैसा कि कल जल संसाधन विभाग के लोगों ने रात में शाम में जानकारी दी कि अब जो पानी आएगा जो बाणसागर से छूटा है तो वो 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि रास्ते में भी वो पानी बिखरा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीरें पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। मुख्यमंत्री पन्ना जिले में बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को उन्हें गोद में उठाना पड़ा। हालांकि अब उनकी ये तस्वीर भी सामने आई है। इसमें शिवराज सिंह बिना जूतों के बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूमते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उनके जूते पकड़े हुए एक व्यक्ति भी दिख रहा है। इधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद अब स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की बिल्डिंग गिरकर धाराशायी हो चुकी है। गनीमत ये रही कि जब यह हादसा हुआ तो उस वक्त इनमें कोई बच्चा मौजूद नहीं था। रस्सी से बांधकर ये सभी लोग बाढ़ में फंसी कार को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार में 8 साल की बच्ची और उसके माता पिता सवार थे। मंदसौर के पास परिवार नलखेड़ा के एक मंदिर में पूजा पाठ के लिए गया था। कार बाढ़ में फंस गई। तेज जलधारा में कार बहने लगी। कड़ी मशक्कत के बाद परिवार और कार को पानी से निकाला जा सका। और ये तस्वीरें हैं भोपाल की। कोलार डैम में 3 लोग मछली पकड़ रहे थे। अचानक तेज जलधारा की चपेट में आ गए। 3 लड़के पानी में बहने लगे। शुक्र है मदद की आवाज नगर निगम की रेस्क्यू टीम तक पहुंच गई। किसी तरह से रस्सी से बांधकर तीनों को बचा लिया गया। इधर राजस्थान के करौली जिले में भी बाढ़ के हालात हैं। यहाँ चंबल और बनास नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने कई गांवों को एहतियातन खाली करवा लिया है। वहीं कोटा में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। कोटा और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश से दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ बाढ़ में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। परेशानी पानी और घर में अंदर सब दूर जानवर में नबर हो गए, जानवरों को अंदर बूता हो गया। कब पका बाकी परेशानी आ रही न तो चूल्हा जड़न न क्या सामान भी भीज गया। पीने का हमारे पास न बरसात हुई तो ऐसी हुई जो कुछ नहीं खाने का न पीने का। बच्चे परेशान हो रहे हैं। पानी में निकलने की परेशानी हो रही है। हमारे सुनाई नहीं करते, कोई भी पानी का निकास नहीं करते, नाले भी नहीं बना रहे इधर। कुल मिलाकर आधा हिंदुस्तान बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन हम ये कहकर नहीं बच सकते कि बाढ़ के लिए पूरी तरह से कुदरत ही जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाढ़ की ऐसी तस्वीरें आप हर साल देखते हैं और हम हर साल बाढ़ का ऐसा ही विश्लेषण आपको दिखाते हैं, लेकिन न तो हालात बदलते हैं और न ही तस्वीरें बदलती हैं। बाढ़ अब भारत की एक वार्षिक समस्या बन चुकी है और बाढ़ का राहत कार्य एक रस्म अदायगी बन चुका है। ये बहुत दुख की बात है कि आज़ादी के 69 वर्ष के बाद भी हम बाढ़ से निपटने के लिए कोई कारगर नीति अब तक नहीं बना पाए हैं। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए बाकी देशों में क्या होता है। आज हम आपको नीदरलैंड्स का एक उदाहरण देना चाहते हैं और ये एक आदर्श उदाहरण हो सकता है। एक वक्त था जब नीदरलैंड्स का 66% इलाका बाढ़ से प्रभावित हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नीदरलैंड्स ने
बाढ़ से निपटने के लिए एक अलग सोच अपनाई और वो सोच ये कहती है कि लिव विद वाटर, डोंट फाइट इट, यानी पानी के साथ जीना सीखो, उससे लड़ो मत। इसी सोच के साथ नीदरलैंड्स ने नदियों के किनारों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया। साथ ही नदियों के किनारों को इतना चौड़ा कर दिया कि बाढ़ आने की स्थिति में भी कोई नुकसान न हो। नीदरलैंड्स ने नदियों पर बने बांधों के ऊपर कॉलोनीज बसाई और जरूरत के मुताबिक ऐसे घर भी बनाए जो बाढ़ आने पर पानी पर तैर सके। हालांकि नीदरलैंड्स का उदाहरण भारत में लागू नहीं हो सकता क्योंकि यहां और वहां के हालात में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन इस उदाहरण से इतना तो जरूर सीखा जा सकता है कि अगर कोशिश की जाए तो बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा का मुकाबला किया जा सकता है। यह संभव है और बाढ़ को वार्षिक आपदा बनने से रोका जा सकता है। और अब आखिर में डीएनए के अंत में हम इतिहास पर नजर डालते हैं। माना जाता है कि आज ही के दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नायक शासकों से खरीदी हुई जमीन पर चेन्नई शहर बनाया था। चेन्नई शहर का नाम पहली बार कुछ दस्तावेजों पर 1639 में आज ही के दिन सामने आया था। वैसे इस इलाके में पुर्तगाल और हॉलैंड के लोग भी पहले आकर बस चुके थे, लेकिन तब चेन्नई शहर नहीं बना था। पहले इसका नाम चेन्नई पट्टनम था, जिसके बाद इसका नाम मद्रास पट्टनम और फिर मद्रास हो गया। लेकिन 1996 में दोबारा इस शहर का नाम बदलकर वापस चेन्नई रख दिया गया। 1864 में आज ही के दिन 12 देशों ने पहले जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। आपको बता दें कि जिनेवा कन्वेंशन और रेड क्रॉस के तहत युद्ध के पीड़ितों और उससे प्रभावित होने वाले सैनिकों के प्रति मानवीयता के साथ पेश आने के नियम बनाए गए। इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड के सोशल एक्टिविस्ट हेनरी ड्यूनॉन्ट ने की थी। इसके लिए उन्हें पहला नोबेल पीस पुरस्कार भी दिया गया था। 1972 में रोडेशिया को अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से जर्मनी के म्यूनिख में हो रहे ओलंपिक खेलों से बाहर कर दिया गया था। रोडेशिया पर जातिवादी नीतियों पर चलने का आरोप था। अफ्रीका के देशों ने रोडेशिया के बाहर न होने पर ओलंपिक्स में न खेलने की धमकी दी थी। बाद में 1980 के ओलंपिक्स में रोडेशिया वापस लौटा, लेकिन तब वो रॉबर्ट मुगाबे की लीडरशिप वाला जिम्बाब्वे बन चुका था। आप में से कई लोगों के घर पर खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल जरूर होता होगा। आज के दिन का प्रेशर कुकर से भी गहरा संबंध है। 1647 में आज ही के दिन फ्रेंच मैथमेटिशियन डेनिस पापिन का जन्म हुआ था। डेनिस पापिन ने 1679 में एक ऐसे एयरटाइट कुकर का आविष्कार किया था जिसमें स्टीम प्रेशर का इस्तेमाल भोजन को पकाने के लिए किया जाता था। इस एयरटाइट कुकर का नाम स्टीम डाइजेस्टर था। इसमें भी आजकल इस्तेमाल होने वाले प्रेशर कुकर की तरह ही भाप यानी स्टीम के रिलीज के लिए एक सेफ्टी वॉल्व बनाया गया था। डेनिस पापिन ने भाप की ताकत से चलने वाली एक ऐसी नाव का आविष्कार भी किया था जिसे पैडल से भी चलाया जा सकता था। और आगे चलकर 1698 में ब्रिटिश इंजीनियर थॉमस सेवरी ने डेनिस पापिन के ही सिद्धांतों को आधार बनाकर पहले स्टीम पावर्ड इंजन का आविष्कार किया था। और 2014 में आज ही के दिन कन्नड़ साहित्य के जाने माने लेखकों में से एक U.R. अनंतमूर्ति का निधन हुआ था। U.R. अनंतमूर्ति की रचनाओं का कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। साहित्य में अपने योगदान के लिए उन्हें 1998 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।